हाँ तो बच्चों, हमारा दूसरा पाठ है वर्ण विचार। हमने इसको कल पढ़ा था। हमने क्या सीखा इसमें? हमने सीखा कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्णों के भेद, हिंदी में वर्णों के कितने भेद हैं। उसके बाद हमने वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों ही आते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। और स्वर और उनकी मात्रा, स्वर को मात्रा के रूप में कैसे लिखा जाता है, ये कल हमने डिस्कस किया था। आज हम कुछ और ध्वनियाँ हैं हिंदी की, उसको करेंगे। तो ये कुछ और ध्वनियाँ हैं वर्णों के अलावा। वर्ण क्या होते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। अब इन दोनों के अलावा कुछ ध्वनियाँ हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। अन्य ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में इसके अतिरिक्त निम्नलिखित ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है अनुस्वार। अनुस्वार एक बिंदी के रूप में लगाया जाता है, जैसे पंखा, बंदर, कंघा, शंख, मंद, मंगल। तो ये क्या है? अनुस्वार एक ध्वनि है। ये मुख्यतः अनुस्वार व्यंजन होते हैं और बोलते समय हम किसका प्रयोग करते हैं? नाक का या नासिका का। इसमें जो ध्वनि या वायु नाक से निकलती है, तो अनुस्वार में ध्वनि नाक से निकलती है। और ये मुख्यतः क्या है? ये सब व्यंजन ही है। ये सब व्यंजन है। हमारा अगला है अनुनासिक। जैसे नासिक नाम से ही पता चल रहा है, नासिक मतलब नाक। तो यहाँ पे ध्वनि मुंह और नाक दोनों से निकलती है और ये स्वर होते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर हम लोग देख लेते हैं। अनुस्वार व्यंजन है, अनुनासिक स्वर है। इसमें ध्वनि निकलने का स्थान अनुस्वार में नाक से होता है और अनुनासिक में मुंह और नाक दोनों से होता है। जैसे आप बोलो आँख, आँख, चांद, कांटा, मुंह, जहाँ, बूंद। तो इसको बोल के देखो तो आपको खुद ही अनुभव होगा कि यहाँ जो ध्वनि निकल रही है वो मुंह और नाक से निकल रही है और अनुस्वार में केवल नाक से निकलती है। जैसे इसका हम बोल के देखते हैं, फिर से एक बार देखो। पंखा, बंदर, शंख, मंद, मंगल। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हिंदी में एक 3 अन्य ध्वनियाँ भी हैं जो वर्णों के अलावा आती है। और एक हमारा तीसरी ध्वनि है विसर्ग। इसको हम 2 बिंदु के लगा के लिखते हैं। ये ब्राह्मी लिपि से आया है। तो जैसे, और इसका उच्चारण कैसे होता है? इसका उच्चारण ह की तरह होता है। विसर्ग क्या होता है? 2 बिंदु की तरह होता है और इसका उच्चारण ह की। जैसे मैं बोलता हूँ प्रातः, तो ह, त के बाद में किसका उच्चारण आ रहा है? ह का आ रहा है। तो विसर्ग में क्या है? ह का उच्चारण आता है। प्रातः, अंतः, दुःख।
तो ये है विसर्ग। ये हिंदी में अन्य ध्वनियों की श्रेणी में रखा जाता है इसको। ये अब हम आ जाते हैं संयुक्त अक्षर। हमने किया था सही संयुक्त अक्षर लिखने की विधि। तो ये कैसे किया जाता है? जब हमें संयुक्त अक्षर लिखते हैं तो इसके लिए लगभग 3 श्रेणी बनाई हुई है। पाई वाले अक्षरों की पाई हटाकर, जैसे म, ल, च, इसमें से पाई हटाकर इन शब्दों को आधा किया जाता है। एक लिखने का तरीका होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं म, अगर आधा लिखेंगे तो पाई है। हम देखते हैं कि म में एक पाई लगी है, उसको कैसे हटाया जा सकता है? ऐसे। तो ये आधा लिख सकते हैं म, क्योंकि म में पाई लगी है। उसी तरह ल और च का भी फिर से उदाहरण देखते हैं। ल की ये जो पाई लगी है, आधा यहीं तक ही लिखेंगे, पाई ही हटाया जा रहा है। देखो ध्यान से बच्चों, केवल इसमें पाई, जो सीधी रेखा, सीधी लाइन जो है, इसको हटा दिया गया है। उसी तरह च में भी है। पूरा च है और ये आधा च है। तो पाई हटाकर संयुक्त अक्षर लिखा जाता है। दूसरा है घुंडी वाले अक्षरों का आधा भाग हटाकर, जिसमें घुंडी जब घूमी हुई है, घुंडी का मतलब होता है जो घूमी हुई है, जैसे क, फ, ये घुंडी वाले शब्द हैं। जैसे हमारा ये क है, तो इसका घुंडी हटा दी जाती है। तो कैसे क की होगी? जहाँ से क का मुड़ रहा है उतना हिस्सा हटा दी जाती घुंडी। जहाँ मोड़, घुंडी का अर्थ होता है मोड़। उसी तरह फ में भी होता है। तो देखिए, जो मोड़ वाला जगह है वो हटा दिया। तो ये इस तरह से हम आधा लिख सकते हैं। तो इसमें घुंडी वाला स्थान ये था। देखो बच्चों ध्यान से, ये था। ये मोड़ वाले हिस्से को हटा दिया जाता है। ये दूसरा तरीका है। और एक तीसरा तरीका है हलंत लगाकर। किसी भी वर्ण के नीचे अगर हलंत लगा जब देते हैं तो खुद ही आधा हो जाता है, उसको आधा मान लिया जाता है। तो जैसे हम लोग लिख रहे हैं, हलंत लगाने से हमने पहले भी कर रखा था कि अगर किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगा है तो आधा है, उसमें अ का उच्चारण नहीं है। तो जैसे ये क है और इसमें अ भी मिला हुआ है। हम इसको आधा कैसे लिखेंगे? केवल हलंत लगा देने से। पूरा क लिखना है हमें, और हलंत लगाने पे वो आधा हो गया। तो संयुक्ताक्षर लिखते समय हमें जब आधा लिखना पड़ेगा तो इसमें हलंत लगा दिया जाएगा। तो ये थे 2 विधियाँ जिसके द्वारा हम, एक तो अन्य ध्वनियाँ थी जो छूट रही थी हिंदी में। अन्य ध्वनियों में अभी हमारे पास 3 अन्य ध्वनियों में था। पहला था अनुस्वार जो हमने किया, विसर्ग और अनुनासिक। अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक, ये 3 अतिरिक्त ध्वनियाँ थी। इसके अलावा हमने आज सीखा संयुक्त अक्षर लिखने की विधि। संयुक्त अक्षर लिखते समय किसी भी वर्ण को, किसी व्यंजन को
कैसे आधा किया जाता है। तो हमने आधा करने की भी 3 विधियां बताई। अगर वो वर्ण वो पाई वाला है, जैसे कौन कौन आ जाते हैं पाई वाले में, हम लोग देखते हैं म, ल, च, ज, न, भ, ब, थ, ये सब क्या थे? पाई वाले। पाई मतलब इसमें एक रेखा, सीधी रेखा होती है। तो आधा लिखते समय इनकी ये सीधी रेखा हटा दी जाती है। घुंडी वाले अक्षर कौन कौन से थे? हमने क देखा और फ देखा। इनके क्या है? इनकी घुंडी वाला हिस्सा भाग हटा दिया जाता है। और सबसे तीसरा जो है वो सबसे आसान विधि है। किसी भी व्यंजन के नीचे अगर हम हलंत लगा देते हैं तो स्वयं ही आधा हो जाता है। तो ये थे हमारे 3 विधियां संयुक्त अक्षर लिखने के। अब हम चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न। हमारा अभ्यास प्रश्न काफ़ी सरल है। चित्र देख के इसको पूरा करना है। तो इसके अंदर मात्रा लगानी है हमें। तो पहले चलते हैं। तो पहला चित्र है हमारा, ध्यान से देखो बच्चों। ये है रानी। र में किसकी मात्रा लगेगी? आ की मात्रा। आ की मात्रा खड़ी पाई। तो ये था रानी। अगला है हमारा दीपक। आगे चलते हैं अगले चित्र में। हमने देखा धोबी है और तितली है। तो धोबी में कौन सी लगेगी? ओ की मात्रा लगती है। धोबी और तितली, पहले वाले में छोटी ई की लगेगी और बड़े वाले में बड़ी ई की, बाद में बड़ी ई की। तो ये है मात्रा लगाकर हमने चित्र देखा तथा शब्द पूरा कर दिया। मात्राओं की कमी थी। पढ़ो, समझो और लिखो। तो इसमें ध्यान से देखो बच्चों, इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है? पहला शब्द है केला, मेला और ठेला। ये क्या थे? केला, मेला, ठेला। हाँ तो बच्चों, हम लोग कर रहे थे, दूसरे प्रश्न पे थे। पढ़ो, समझो और लिखो। तो केला ए की मात्रा है, उसी तरह मेला में भी ए की मात्रा है और ठेला में भी ए की मात्रा है। तो उसी तरह हमें शब्द लिखने हैं। जैसे पहला दिया है पीला, प में बड़ी ई की मात्रा है। तो हमें शब्द की रचना करनी है। कौन कौन से शब्दों की रचना करनी है जिसमें बड़ी ई लगा? जैसे पीला का हो गया, हम उससे मिलता जुलता शब्द है गीला। पीला, गीला, नीला। नीला एक रंग होता है, नीला। अब आगे चलते हैं। अगला शब्द है पक्का। जरा ध्यान दो इस पे। पूरा प है, आधा क है, फिर पूरा क है, फिर आ की मात्रा है। तो इससे मिलता जुलता शब्द जिसमें पहला वाला वर्ण क आधा हो
और दूसरा वाला पूरा हो। तो इसको हम एक शब्द बनाते हैं हुक्का। हुक्का। और उसके बाद एक और दे देते हैं शब्द धक्का। ध, आधा क, फिर पूरा क और आ की मात्रा। तो ये बना धक्का। उसी तरह अब आगे चलते हैं। हमारा अगला है रोना। इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है? ओ की मात्रा। उसी तरह रोना का हम लोग बना सकते हैं खोना, सोना आदि। तो लिखते हैं सोना, खोना, हाँ। तो रोना का होगा सोना और खोना। तो हम लोग लिख रहे थे सोना और खोना। लिख के देखते हैं। सोना और दूसरा शब्द भी उसी से मिलता जुलता है खोना। तो हमने बच्चों इसमें क्या देखा? हमने देखा कि हम लोग ओ की मात्रा से हमने शब्द बनाया था। रोना दिया था, हमने सोना और खोना लिखा। आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही स्थान पर अनुस्वार लगाओ। हम लोग जानते ही हैं कि अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार एक बिंदु के रूप में लगाते हैं और इसमें क्या है? ए, क और घा लिखा हुआ है और चित्र क्या बना हुआ है? कंधा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बिंदु कहाँ लिखे लगाएंगे? क के ऊपर, कंधा। उसी तरह दूसरा है जंजीर। जंजीर में हमारा अनुस्वार कहाँ लगेगा? ज के ऊपर। आगे चलते हैं। अगला चित्र है बंदर का। तो इसमें अनुस्वार कहाँ लगेगा? किस पे लगेगा बच्चों? ब पे लगेगा कि द पे लगेगा? इसमें ब पे लगेगा। तो हम ब पे लगाते हैं। अगला है शंख। तो ये श पे लगेगा कि खर पे लगेगा? ये श पे लगेगा। ये पहला जो ऊपर बिंदु लगा रहे हैं हम अनुस्वार, उसका उच्चारण बाद में करते हैं। तो पहले वाला वर्ण ब पढ़ेंगे, फिर न पे आएंगे, फिर द र। उसी तरह शंख पे भी पहले श पढ़ेंगे, उसके बाद अनुस्वार का न पढ़ेंगे, फिर ख, शंख।
तो जो बिंदु ऊपर वाली है वो हमें नीचे वाले वर्ण से के बाद पढ़नी है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला है सही स्थान पर अनुनासिक चिन्ह लगाओ। ये अनुनासिक चिन्ह क्या होता है? हम लोग इसको आम भाषा में चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। ये चांद की तरह ऊपर बना हुआ है और एक उस पर बिंदु लगी हुई है अनुनासिक की तरह, तो इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु। और ग्रामर और व्याकरण के हिसाब से एक है अनुनासिक चिन्ह। हिंदी व्याकरण के अनुसार इसको क्या बोलेंगे? कौन सा चिन्ह है? ये है अनुनासिक चिन्ह। तो हम पहले चित्र पे चलते हैं। एक बच्चे का मुंह दिख रहा है, तो हम मुंह पे अनुनासिक चिन्ह लगाएंगे। उसी तरह दूसरा है, वर्षा की बूंद है, बूंद में ब पे अनुनासिक चिन्ह लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा मुंह और बूंद। जरा बोल के देखो बच्चों। अनुनासिक में जब हम अनुनासिक बोलते हैं तो हमें हवा कहाँ से निकलती है? मुंह और नाक दोनों से निकलती है। नासिक का अर्थ होता है नाक। नासिक का क्या अर्थ होता है? नासिका का अर्थ होता है नाक, इसीलिए इसमें अनुनासिक कहा गया। अगला चित्र है हमारा, एक सांप है और जांघ। तो सांप पे कहाँ अनुनासिक का चिन्ह लगेगा? स पे लगेगा। और जांघ में ज पे लगेगा। तो ये था हमारा अनुनासिक चिन्ह लगा के हमने शब्द पूरे किए। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, पढ़ो समझो और लिखो। तो इसके अंदर हमें शब्द पहले पढ़ना है, समझना है और फिर लिखना है। जैसे बिल्ली। बिल्ली में हमने देखा कि छोटी ई की मात्रा लगी है, उसके बाद आधा ल, उसके बाद पूरा ल, फिर बड़ी ई की मात्रा। तो हमें ऐसा शब्द छांटना है, चुनना है जो बिल्ली की तरह ही लिखा हो, जिसमें पहले शब्द में, पहले वर्ण में छोटी ई की मात्रा आए और फिर ल, आधा ल आए, फिर पूरा ल आए, फिर बड़ी ई की मात्रा आए। तो हम लोग चलते हैं, ये कैसे कर सकते हैं? तो सोचते हैं ऐसा कौन सा शब्द है। तो हमारे दिल्ली जो है, दिल्ली शहर, उसमें भी ठीक ऐसा ही है। तो हम लोग पहले लिखेंगे दिल्ली। दिल्ली में भी क्या है बच्चों? पहले द हम लोग पहले लिख लेते हैं, तब इसको बताते हैं। तो हमने इसी तरह लिखना है इसको। सबसे पहले वाले वर्ण में छोटी ई की मात्रा आई दिल्ली, और फिर आधा ल, पूरा ल, फिर बड़ी ई। तो ये हमने बिल्ली से मिलता जुलता ही शब्द लिखा है। अगला है, फिर एक ऐसा ही शब्द सोचो बच्चों जिसमें सारे यही गुण हो। अगला है झिल्ली। झिल्ली इंग्लिश में मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो इसको हिंदी में झिल्ली बोलते हैं। हम इसको
लिख रहे हैं। तो ये भी सही है। झ में छोटा ई लगा, फिर आधा ल, फिर पूरा ल, फिर बड़ी ई की मात्रा। तो ये भी बिल्ली दिल्ली से मिलता जुलता शब्द हो गया चिल्ली। तो हमने लिखा बिल्ली से मिलता जुलते शब्द कौन थे? दिल्ली और चिल्ली। अगला है हमारा बच्चा। तो इसमें हमने ध्यान से देखो बच्चों, इसमें आधा च और बड़ा च आना चाहिए, ऐसा शब्द हमारा होना चाहिए। इसमें आधा शब्द भी हो और पूरा च भी हो। तो फिर दिमाग दौड़ाते हैं, इसमें ऐसा शब्द होता है बच्चा की तरह जो हो, तो कच्चा। कच्चा शब्द है जो ओ इसमें आएगा। हाँ, तो हम बच्चे की तरह मिलता जुलता शब्द लिखना था, तो हम लिख सकते हैं कच्चा और सच्चा। तो कच्चा क्या है, कैसे लिखेंगे बच्चों? कच्चा, इसमें आधा च आया है और पूरा च भी आया है। उसी तरह सच्चा। तो हमने ये दो शब्द लिखे जो मिलते जुलते हैं, बच्चा और बच्चा से, जैसे कच्चा सच्चा पंख। तो ये अनुस्वार वाला एक शब्द लिखना है, वर्ण के ऊपर बिंदु होना चाहिए। तो हम पंखा की तरह एक शब्द दूसरा लिखते हैं, जैसे पंख का, रंग, बंद, जंग, ऐसे शब्द होने चाहिए। तो लिखते हैं पंख का, बंद, दंग, रंग भी आएगा। तो इस तरह के शब्द हमें लिखने हैं। इसमें क्या देखा हमने? पहले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार होना चाहिए। अगला चलते हैं, पढ़ो समझो और लिखो वाले का, आँख। तो हमने यहाँ क्या देखा? अनुनासिक चिन्ह लगाना है पहले वाले वर्ण पे। तो और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, ज़रा दिमाग लगाओ जो इसमें अनुनासिक चिन्ह आ जाए। तो ये हैं चांद, और फिर हम लोग चलते हैं एक जीव जंतु में, सांप लिखते हैं, चांद और सांप। तो ये थे हमारे अभ्यास प्रश्न। एक क्रियाकलाप इसमें है, इसको आप अभ्यास के तौर पे अपने रफ कॉपी पे कर सकते हो। जैसे ज तथा म व्यंजन में स्वरों की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाओ। इसमें ज हलंत, म हलंत, जैसे उदाहरण इसने दे रखा है, जल या जन, और आ की मात्रा लगा के जाल, जान, इस तरह के शब्द बनाने हैं। उसी तरह अगर हम लोग म में भी इसने बोल रखा है, तो ये ज़रा प्रयास अभ्यास कर सकते हैं। शब्द रचना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, इसको हम लोग करेंगे। जैसे मन का ही म का बोल रखा है, म हलंत अ लगाया हमने, तो क्या होगा? म बना, म से मन बन गया,
मना बन जाएगा। अगर म में आ की मात्रा लगा देंगे हम लोग तो माँ शब्द बन जाएगा। माँ से मान, माल आदि, तो ये शब्द रचना आप कर सकते हो। इसको रफ कॉपी में कर लेना, इसको बस अभ्यास के तौर पे कर रहे हैं हम लोग क्रियाकलाप, इसको अलग से नोटबुक पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।